सुप्रभात बच्चों, हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 3 जिसका नाम है हिमालय की बेटियां, इस पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत निबंध में उन दिनों का वर्णन है जो हिमालय से निकलकर सागर पहुंचने तक कई रूप धारण कर लेती हैं। मैदानी इलाकों में ये नदियाँ बड़ी गंभीर, शांत तथा अपने आप में खोई हुई सी प्रतीत होती थी। तो मैं इस पाठ का पठन कर रही हूँ। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। गंभीर का मतलब है बच्चों शांत। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत मतलब शिष्ट। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। आदर मतलब सम्मान, श्रद्धा मतलब आदर, विश्वास और समर्पण का भाव। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वो कुछ और रूप मेरे सामने थी। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। विशाल मतलब बड़ा। तो यहाँ पर जो लेखक है, इस पाठ के जो लेखक है, उनका नाम है नागार्जुन। वो कहना चाहते हैं कि मैदानी इलाकों में ये नदियाँ बड़ी गंभीर, शांत तथा अपने आप में खोई हुई सी प्रतीत होती है। किसी सभ्य महिला की तरह दिखने वाली इन नदियों के प्रति लेखक के मन में आदर तथा श्रद्धा के भाव दिख रहे थे। मैदानी भागों में नदियाँ माता स्वरूपिणी बनकर मानव जाति के पालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए उनके मन में एक आदर का भाव सहज ही उत्पन्न हो जाता है। तो लेखक ने नदी के प्रति उनके मन में जो आदर और श्रद्धा है उसके बारे में यहाँ वर्णन किया है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर, विराट मतलब बड़ा प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाय, सरसब्ज उपत्यकाय, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धूनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र से दो नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा
लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं, हिमालय की यात्रा पर जब मैं गया तो इन नदियों का एक अलग ही रूप देखकर वह हैरान हो गए। वे कहने लगे, हिमालय पर दुबली पतली सी दिखने वाली जो गंगा नदी, यमुना नदी, सतलुज मैदानों में उतरकर इतनी विशाल कैसे हो जाती है। मतलब कि ये जो नदियाँ है, ये नदियाँ जब मैदानों पर उतरती है तो इतनी विशाल, इतनी बड़ी क्यों हो जाती है। बच्चों, आपने भी सुना होगा गंगा नदी, यमुना नदी, ये सतलुज जो नदियाँ है ये हमारे भारत देश की बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। लेखक कहते हैं, हिमालय की गोद में ये अटखेलियाँ खेलती हैं। उनकी इन बेटियों की बाल लीला देखकर लेखक बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। लेखक सोच में पड़ जाते हैं कि वे अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर, इतना बड़ा प्रेम पाकर ये नदियाँ क्यों अतृप्त है। मतलब इन्हें शांतता नहीं है तथा किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेचैन होकर भी भागी जा रही है। वह कौन सी मंजिल है, वह कौन सा लक्ष्य है जहाँ पहुंचकर इनकी प्यास बुझ सकेगी, मतलब कि ये तृप्त हो सकेंगे। आगे जाकर जब ये मैदानी जंगलों में पहुंचती है तो क्या इन्हें बीते दिन याद नहीं आते। यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहते हैं कि जब वह बहकर किसी जंगलों में जाते हैं तो क्या उन्हें अपने पुराने दिन याद नहीं आते होंगे। बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए जरूर परेशान रहता होगा, क्योंकि जो पानी गिरता है वह हिमालय से ही गिरता है। तो यह जो पानी है, यह नदियाँ जो है, यह नदियाँ कौन हुई बच्चों, हिमालय की बेटियाँ ही हुई। तो यहाँ पर लेखक एक कल्पना कर रहे हैं कि ये जो बूढ़ा हिमालय है ये अपनी नटखट बेटियों के लिए जरूर परेशान रहता होगा, लेकिन यदि हम उससे यह पूछें तो सिवाय मौन के और कोई उत्तर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हिमालय तो बोल नहीं सकता, नदियाँ तो बोल नहीं सकती। तो इनमें पिता और पुत्री का प्रेम होते हुए भी अगर हम इनसे कोई सवाल पूछते हैं तो इनके पास हमारा कोई जवाब नहीं होता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच जो रावी, सतलुज, चिनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक आदि कई जो छोटी बड़ी नदियां हैं, ये सारी नदियां हिमालय के पिघले हुए हृदय की बूंदें हैं जो इकट्ठा होकर समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। मतलब कि ये छोटी छोटी जो बूंदें हैं ये बड़े समुद्र की ओर बहती रहती है। मैदानों में इन दिनों नदियों को देखकर लेखक कहते हैं, अपने पिता की गोद में ये जो नंग धड़ंग खेलने वाली बालिकाएं हैं ये पहाड़ी लोगों के लिए सामान्य बात हो सकती है। मतलब जो पहाड़ी रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए सामान्य बात है, क्योंकि वो लोग हर बार ये नदियाँ देखते रहते हैं, उन्हें ये सामान्य बात लगती है। लेकिन उसे यह रूप इतना लुभावना लगता है, वह हिमालय को श्वसुर तथा समुद्र को इसका दामाद कहने में भी जरा भी संकोच नहीं करता है। मतलब कि यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि हिमालय जो है वो समुद्र को उसका दामाद कहने के लिए उसे जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती मतलब बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। प्रतिदान मतलब बच्चों लौटाना। तुम्हारी यह प्रेयसी, प्रेयसी मतलब प्रेमिका, तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर, चंचल मतलब अस्थिर नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदाजुद शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। नतीजा मतलब परिणाम। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा।
ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। जो थो लिड तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। मतलब यहाँ पर लेखक कहते हैं कालिदास ने अपने मेघदूत में वेत्रवती का मतलब बेतवा नदी को प्रेयसी के रूप में चित्रित किया है। लेखक कहते हैं पहाड़ों तथा मैदानों में नदियों के अलग अलग रूप जो देखते हैं उसमें उन्हें उस नतीजे पर वे जरूर पहुँचेंगे। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, मतलब लोगों की माता कहा है, परंतु लेखक इन नदियों को माता, बेटी तथा प्रेयसी का भी रूप देते हैं। मतलब लेखक क्या कहते हैं कि यह जो नदी है यह माता भी है, बेटी भी है तथा प्रेयसी भी है। इतना ही नहीं, ममता का एक और धागा वह इन नदियों के साथ जोड़ रहा है। वह इन्हें बहन भी बना लेता है, क्योंकि तिब्बत में परेशानी के क्षणों में जब वह सतलुज के किनारे जाकर बैठा तो शीघ्र ही उसका मन तरोताज़ा हो गया। ठीक वैसे ही जैसे कोई बहन अपने भाई की मुश्किलें चुटकी बजाते सुलझा देती है। मतलब यहाँ लेखक कहते हैं कि जब मैं सतलुज के किनारे जाकर बैठता हूँ तो शीघ्र ही मेरे मन की जो द्वंद्वा होती है वह तरोताज़ा होती है। जो मेरा मन उदास हो जाता है वह जब मैं वहाँ पर बैठता हूँ तो मेरा मन आनंदित हो जाता है। वही बैठा बैठा लेखक अपनी सतलुज बहन पर एक कविता लिख रहा था। तो जो कविता हमने अभी यहाँ पढ़ी है छात्रों, वो यही कविता है जो लेखक उस नदी के किनारे बैठकर गुनगुना रहे थे। इस तरीके से हमने इस पाठ में हिमालय की बेटियाँ और उसका वर्णन जो यहाँ पर दिया हुआ है उसके बारे में हमने पढ़ा है। यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।